गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का अपने चैनल हारिस क्लासेस पर बहुत ही वेलकम है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने सिविक्स का चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में किया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा कि आखिर डाइवर्सिटी होता क्या है, इसका मीनिंग, और पार्ट 2 में जाने डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया के कंटेक्स्ट में डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा लास्ट क्लासेस में कि डाइवर्सिटी को 3 चीज इन्फ्लुएंस करता है: मूवमेंट, हिस्टोरिकल फैक्टर और ज्योग्राफिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर और मूवमेंट, ये 3 चीज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। इसी का एग्जांपल लेंगे हम लोग 2 प्लेस इंडिया का, लद्दाख जो आपके नदर्न पार्ट में है और सदर्न पार्ट में जो साउथ में आपका पड़ता है, केरल। इसका बारे में पढ़ेंगे कि आखिर यहां पर हिस्टोरिकल फैक्टर और ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या क्या है। तो आज बात करते हैं हम लोग लद्दाख के बारे में। तो ध्यान रखिए अपने बात को कि लद्दाख अभी के टाइम में स्टेट नहीं है बल्कि यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है। ये दिमाग में रखिएगा बात को। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को हमारे सरकार जो है, कौन चला था? मोदी सरकार ने क्या किए? मोदी गवर्नमेंट ने लद्दाख को क्या बना दिया? एक यूटी ले लिया, मतलब अपने में। मैंने लद्दाख में कोई सीएम नहीं बल्कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में वो काम करती है लद्दाख। तो देखिए लद्दाख में क्या क्या डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए सिंपल समझिए, लद्दाख जो है एक कोल्ड रीजन है। क्या है? कोल्ड, ठंडा जगह है। लद्दाख में बारिश नहीं होती, वहां रेनफॉल नहीं होता। यहाँ पर क्या है, जो लैंड है लद्दाख का वो क्या है? बैरन है, मतलब बंजर है, जहां पर आप किसी तरह का एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी फार्मर अगर है तो यहाँ पर किसी तरह का क्रॉप को उगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो बैरन है। और यहाँ पर कभी कभी इतना ठंड हो जाता है कि बर्फ जो है बर्फ, ओले, सुनो गिरता है। तो लोग अगर सुनो गिर रहा है, पूरा बर्फ से ढका रहता है, इतना कोल्ड है। तो अगर बर्फ से ढके रहते हैं तो यहाँ के बहुत सारे लोग पानी जो पीते हैं ना, तो ये जो सुनो जो गिर रहे हैं जमीन पर, समर सीजन में जो पिघलते हैं, नदी में पानी जो बहते हैं, तो इसी को पीते हैं। तो ये कितना दिक्कत है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर लोग अगर यहाँ पर लैंड अगर सही नहीं है, बंजर है, बैरन है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? शिप रियरिंग करते हैं, भेड़ को चराते हैं, भेड़ को पालते हैं। शिप रियरिंग इज वेरी कॉमन। कहाँ की बात कर रहे हैं? लद्दाख की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का लैंड क्या है? बैरन है, बंजर है। अब इसके पास अगर सिप है, सिप से क्या निकलेगा? सिप से मिलेगा ऊल, मतलब ऊन। और इस ऊन को वो क्या करते हैं? ट्रिम करते हैं, निकालते हैं। और ऊन को भी कब निकालते हैं? सिप से ऊन निकालते हैं कौन सीजन में? समर सीजन में। अगर विंटर सीजन में ट्रिम कर दे अगर हम सिप से, तो सिप तो ठंड से मर जाएंगे, क्योंकि जो सिप के बॉडी में जो कवर होता है ऊन, उसे क्या करते हैं? ठंड से बचाते हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं? समर सीजन में ऊन को निकालते हैं और कश्मीर के जो ट्रेडर्स है, व्यापारी, इसको वो बेच देते हैं। तो इससे क्या हुआ? बेचने से क्या हुआ? इसका लाइवलीहुड हुआ, जीविकोपार्जन हुआ, इससे इनकम हुआ। तो इसका ऑक्यूपेशन जो है बोल सकते हैं लद्दाख का, वो क्या है? ऊल का है। किसका है? ऊल का। और इस ऊल से क्या बनता है? इस ऊल से बनता है पश्मीना शॉल। क्या बनता है? देखिए पश्मीना शॉल बनता है, जो बहुत ही क्या होता है? बहुत ही कॉस्टली होता है। क्या होता है? कॉस्टली। अब बोलिए क्यों? क्योंकि पश्मीना शॉल इसलिए कॉस्टली होता है, ध्यान सुनिएगा, एक फैक्ट बता रहे हैं। सपोज कि 2 इंसान है ठंडे में, कहां पर रहते हैं? कश्मीर में। एक इंसान ने सिर्फ और सिर्फ पश्मीना शॉल का सिर्फ एक शॉल ओढ़ा हुआ है बस, और दूसरे इंसान है इसने 6 गर्म कपड़ा पहना है, एक इनर है, शूटर है, जैकेट, ऐसे करके 6 कपड़े पहने। तो जो गर्मी 6 कपड़े में है वही गर्मी एक सिंगल पश्मीना शॉल में है। इसका फैक्ट है। इसीलिए पश्मीना शॉल बहुत ही कॉस्टली होता है, सबके बस का बात नहीं है इसको एफोर्ड करना। तो पश्मीना शॉल बहुत ही कॉस्टली होता है, और वो किससे बनता है? कि ऊल से बनता है। कहाँ के? सिप के। कौन सिप के? जो लद्दाख में है। ये बात हो गई यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है कि लद्दाख के लोग आखिर क्या क्या खाते होंगे। ये तो कंफर्म है कि यहाँ जब एग्रीकल्चर नहीं हो रहा तो कोई प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो खाएगा नहीं, क्योंकि इस जमीन तो बैरन है, बंजर है। तो लोग यहाँ पर क्या खाते होंगे? तो यहाँ लोग खाते हैं मीट और मिल्क प्रोडक्ट। इसलिए क्योंकि लद्दाख के हर एक घर में आपको 3 चीज कॉमन मिलेगा: काव, याक और गोट। तो देखिए अगर काव मिल रहा है, काव, तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे? इसका मिल्क बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कर्ड हो गया, दही, बटर। तो ये सारा चीज किससे बनता है? मिल्क प्रोडक्ट से बनेगा, काव के दूध से बनेगा, गाय के दूध से बनेगा। और याक क्या करते हैं? याक को करते हैं लोग इस्तेमाल माउंटेन पर चढ़ने के लिए, सामान को ढोने में।
क्योंकि याक जो ऐसा जानवर है बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रांग शक्तिशाली होता है, इतना पावर होता है इस पास बहुत सारे सामान को लोड करके माउंटेन को चढ़ सकते हैं और आ सकते हैं। तो लोग इसका यूज करते हैं याक का सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए। तो ये सारा बात हो गया फूड में क्या खाते हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं और मीट खाते हैं। कहाँ के लोग? लद्दाख के लोग। अब एक बात और समझिए, लद्दाख को कुछ ट्रेडर्स भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस किए। जैसे समझिए बात को, बुद्धिज्म रीच तिब्बत भाई लद्दाख, जो बौद्धिस्ट धर्म है, बुद्धिस्ट, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्रीज करता है कि जो बौद्धिस्ट धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, वो आखिर इंडिया कैसे आया? तो ये इंडिया आया तिब्बत के रास्ते, लद्दाख पहुंचा। तिब्बत कौन है? तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है। तो चाइना और इंडिया के बॉर्डर में क्या है, छोटा सा पार्ट है तिब्बत। तो तिब्बत से कौन आए? बौद्धिज्म आए। बुद्धिज्म इसी से भारत में फैले। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म भारत कहां से आए? तो बौद्ध धर्म भारत कहां से आए? तो तिब्बत के रास्ते लद्दाख आए। तो जाहिर से बात है, अगर यहाँ का ट्रेडर भारत में आ रहे हैं तो अपने तिब्बत के कल्चर को कहां ला रहे हैं? लद्दाख में ला रहे हैं। और लद्दाख किसका पार्ट है? इंडिया के पास है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लद्दाख इन्फ्लुएंस हुआ कहां? तिब्बत के ट्रेडर्स से। तो इसीलिए लद्दाख को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? आल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत, छोटा तिब्बत। लद्दाख को क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कल्चर, जो सोशल तिब्बत का है, वही सोशल और कल्चर अपनाए कौन? लद्दाख। क्यों? क्योंकि तिब्बत का जो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन जो आए हैं कहां आपका? लद्दाख। तो इसके कल्चर को इन्फ्लुएंस कहां हुआ? अपना तिब्बत में, अपना लद्दाख में। इसलिए लद्दाख का और तिब्बत का सोशल और कल्चर सेम होने की वजह से लद्दाख को बोलते हैं छोटा तिब्बत। यहां पर एक केसर सागा ग्रंथ है जो एग्जाम में पूछा गया था। ये केसर सागा एक इपिक है। कैसे बोलते हैं? मुस्लिम का इपिक है कुरान शरीफ, हिंदू का इपिक है गीता, क्रिश्चियन का इपिक है बाइबल, सिख का इपिक है गुरुमुखी। इपिक क्या सिखाता है? इपिक सिखाता है आपके धर्म में, आपके कौम में कौन कौन सी बातें पर आपको चलना है और किस चीज को इग्नोर करना है। तो केसर सागा जो है एक इपिक है, कहाँ का? तिब्बत का। जब वो लोग यहाँ पर आए ट्रेडर्स, तो केसर सागा जो इपिक को जो फॉलो करते थे, यही फॉलो कौन करते थे? जो लद्दाख में लोग रहते थे। तो लद्दाख में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट धर्म थे, कौन? मुस्लिम और बुद्धिस्ट। देख रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म आए हैं तो बुद्धिस्ट और मुस्लिम, ये दो धर्म कहाँ रहते हैं? केरल में रहते हैं। और ये किसको फॉलो कर रहे थे? ये फॉलो कर रहे थे केसर सागा ग्रंथ को। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 के सीटेट में कि तिब्बत का नेशनल ग्रंथ कौन सा है? बहुत सारा ऑप्शन था, इसमें एक था केसर सागा। देखिए केसर सागा इंपॉर्टेंट इपिक है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है एनसीईआरटी से। छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो लद्दाख को कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट इपिक कौन सा है तिब्बत का? तो केसर सागा। देख रहे हैं, तो ये सारा क्वेश्चन निकलता है इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं, लद्दाख के बारे में बात की हम लोग कि लद्दाख को भी इन्फ्लुएंस किया कौन? जो तिब्बत का जो ट्रेडर्स है। देख रहे हैं, खान पान ये सब हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे केरल का। देखिए लद्दाख कहां पर आप पढ़ा? नदर पार्ट में। एक होता है केरल। केरल जो है हमारे साउथ वेस्ट में है। केरल देखिए दो साइड से घिरा है, एक घिरा हुआ समुद्र के सी से और एक घिरा हुआ है पहाड़ी से, माउंटेन से। जो माउंटेन साइड में घिरा हुआ है केरल में, यहीं पर उगता है स्पाइसिस, मतलब मसाले। देखिए कौन कौन सा उगेगा? पेपर्स, कागज नहीं है, पेपर मतलब होता है ब्लैक, क्या ब्लैक नहीं बोलता है, काली मिर्च, ये हो गया क्या बोलता है? पेपर ब्लैक चिलीज है, ब्लैक चिली मतलब काली मिर्च। इसके बाद क्लोव्स मतलब होता है लौंग, और कार्डामम्स मतलब इलायची। ये सारा कहाँ ग्रो कर रहे हैं? हिल्स में। तो लोग इससे लोग अट्रैक्ट हुए। कौन कौन हुए? अभी आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? जाहिर सी बात है केरल में क्या समुद्र किनारे बसा हुआ है, मतलब यहाँ का लैंड भी फर्टाइल होगा, लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं इसीलिए। और समुद्र के किनारे बसा हुआ है तो लोग फिशिंग भी कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। तो फिशिंग एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। कहाँ का बात कर रहे हैं? केरला की बात कर रहे हैं, जो केरल जो आपका इंडिया के सदर्न पार्ट में है। इसके बाद देखिए यहाँ का लोग क्या खाते हैं? तो कॉमन सेंस की बात है, अगर लोग समुद्र के पास रह रहे हैं, इसका मतलब फिश तो खाते ही खाते होंगे, तो फिश इसका है, और राइस है और वेजिटेबल्स है। यहाँ का ये फूड है, खाना है। इसके बाद बात करते हैं ट्रैवलर। किसको बोलते हैं ट्रैवलर? जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक होता है ट्रैवल मतलब यात्री, यात्रा कर रहे हैं। एक होता है ट्रैवलर, यात्री करने वाला। तो देखिए ये सब ट्रैवलर कहाँ आए? केरल में आए। केरल में सबसे पहले कौन आए? ज्यूइश और अरब ट्रेडर्स। ज्यूइश का मतलब होता है यहूदी, यही ज्यूइश आज के टाइम में इजराइल कंट्री जो है, इजराइल जो देश है,
वहां पर बहुत से लोग किसके होते हैं मानने वाले, ज्यूइश होते हैं, यहूदी होते हैं, और अरब ट्रेडर सऊदिया। ये लोग सबसे पहले केरल में दो व्यापारी आए, दो ट्रेडर्स आए, कौन, ज्यूइश और ट्रेडर्स। देखिए यही से क्वेश्चन निकलता है एनसीईआरटी में कि केरल में सबसे पहले कौन आए, तो ज्यूइश और अरब ट्रेडर्स। इसके बाद कौन आए, सेंट थॉमस। यही सेंट थॉमस कौन है वो, सेंट थॉमस ईसा मसीह के धर्मदूत है, शिष्य है। भारत में क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह सेंट थॉमस को जाता है, आज से 2000 साल पहले। देख रहे हैं बात को। इसीलिए केरल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, ईसाई धर्म का है। इसके बाद है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जो है वो मोरक्को का है। अब मोरक्को कहां पढ़ते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं मोरक्को, मोरक्को एक देश है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ये जब आए ना, इसने लिखा कि मुस्लिम जो है, ये तो एक मुस्लिम है, तो इब्ने बतूता क्या लिखा है, यहां पर केरल में मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम जो धर्म है, इसका बहुत रिस्पेक्ट नजर से देखा जाता है। ये सारे ट्रेडर्स इसलिए अट्रैक्ट थे केरल में क्योंकि यहां पर क्या है, मसाले मिल रहे हैं, पेपर्स हैं, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग और इलायची, इससे लोग अट्रैक्ट थे। यहां पर फिशिंग आप कर सकते हैं क्योंकि फिशिंग यहां का मेन ऑक्यूपेशन था। तो लोग जितने ट्रेडर्स थे, चाहे अरब का ट्रेडर्स हो, चाहे चाइना का ट्रेडर्स हो, सारे कहीं ना कहीं इससे क्या थे, इन्फ्लुएंस थे, इससे अट्रैक्ट थे, इससे क्या थे, अट्रैक्ट थे, इसलिए लोग केरल आए। देख लो ये सारे ट्रेडर्स आए हैं। आप देखिए यहां पर भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, केरल में भी बहुत सारे रिलीजन भी यहां पर भी आए हैं। कौन, इस्लाम, हिंदू, बुद्धिज्म और क्रिश्चियन, ये सारे भी केरल में इन्फ्लुएंस हुए हैं। केरल में जैसे जो मछली जो पकड़ा जाता है केरल में, पता है इसमें कौन सा जाल का यूज करते हैं, चीनी जाल का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि चीन के लोग भी कहां आए, चीन के लोग भी केरल में आए हैं। तो लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट पड़ता है वहां के लोगों पर। इसीलिए लोग चीन में मछली पकड़ने के लिए चीनी जाल का यूज करते हैं। केरल में भी एक फेस्टिवल है, इसको बोलते हैं, पता है कौन फेस्टिवल बोलते हैं, ओनम फेस्टिवल। कौन बोलते हैं, ओनम एक फेस्टिवल है केरल का। इसमें लोग कंपटीशन करते हैं नाव को, माने एक नाव, दो नाव, तीन नाव रहेंगे और 100 मीटर का डिस्टेंस में लोग कंपटीशन करते हैं। एक एक नाव में 50 से 60 लोग रहते हैं। इसका एक चप्पू रहता है तो पानी से करते हैं, इस तरह से 50 लोग रहते हैं। ओनम का फेस्टिवल में लोग कंपटीशन करते हैं, एक नाव, दो नाव, तीन नाव रहेंगे, 100 मीटर का रेस लगाते हैं नाव के थ्रू। तो ये एक फेस्टिवल है, कहाँ मनाते हैं, केरल में। तो ये सारा क्वेश्चन निकलता है। अब देखिए एक चीज तो पढ़ ली हम लोग, दो केस पढ़े, लद्दाख और केरल। अब देखिए बताते हैं आपको दोनों में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंसेस है। पहले बात करते हैं क्या सिमिलर है। सिंपल देखिए, केरल में देखिए इस्लाम धर्म है और बुद्धिज्म है। यहां भी देखिए जो लद्दाख में है, यहां भी देखिए यहाँ पर क्या है, मुस्लिम है और बुद्धिस्ट है। देख रहे हैं, तो ये सिमिलर है, इस्लाम यहां भी है, बुद्धिज्म यहां भी है, इस मुस्लिम यहां भी है, बुद्धिस्ट यहां भी है। तो ये आपका हो गया सिमिलर, बताता है दोनों का क्या है, मेन जो सिमिलर बता रहे दोनों में। और दोनों में, इसमें भी अरब ट्रेडर्स आए हैं, चीन आए हैं, चाइना, और इसमें भी लद्दाख में भी चाइना लोग आए, क्योंकि तिब्बत पर था, तिब्बत तो चाइना का पार्ट है। इसका मतलब दोनों को इन्फ्लुएंस कौन किया, चाइना ट्रेडर्स। तिब्बत के लोग दोनों में आए, केरल में भी आए और लद्दाख में आए। ये रहा सिमिलर। और देखिए दोनों में डिफरेंसेस कैसे अलग हुआ वो देखिए। इसमें खाने का, कहां का बात हम कर रहे हैं, अगर लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में तो खेती होता नहीं, एग्रीकल्चर होता नहीं, तो लोग किस पर डिपेंड थे, तो लोग डिपेंड थे मीट पर और मिल्क प्रोडक्ट, काव के दूध पर, गाय के दूध पर और मीट पर। मीट मतलब वही सीप का या फिर गॉड का, तो लोग इस पर डिपेंड थे। यहाँ पर किस पर डिपेंड थे, राइस, वेजिटेबल और फिश पर। दोनों में ये क्या कंपेरिजन है, दोनों में डिफरेंट बताया, दोनों में क्या बताया, डाइवर्सिटी बताया दोनों में। और क्या है देख लीजिए, यहाँ के लोग ऑक्यूपेशन क्या करते थे, अगर लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ के लैंड बैरन है, बंजर है, तो यहाँ तो खेती होगा नहीं, तो लोग किस क्या करते थे, पश्मीना शॉल को बनाते थे। किसके थ्रू, यहाँ के जो गॉट, यहाँ का सीप है, सीप से ऊन को निकालते थे और क्या बनाते थे, पश्मीना शॉल। इससे क्या होता था, यहाँ के लोगों का एक ऑक्यूपेशन, एक लाइवलीहुड जीने का एक तरीका बन गया। यहां पर लोग क्या करते थे, मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग और एग्रीकल्चर करते थे। देख रहे हैं, यही तो बताया डाइवर्सिटी। देखिए क्या क्या हम बात किए थे, हम बताए थे कौन कौन फैक्टर, दो फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर। अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में क्या हुआ, तो इब्ने बतूता, सैंट थॉमस और अरब ट्रेडर्स, ये कौन बताया, ये आपका हिस्ट्री बता रहा है कि यहां पर ये लोग आए और ये सब ट्रेड किए। तो ये सब कौन इन्फ्लुएंस किया, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर है ये। और जमीन आपका अप एंड डाउन है, कहीं पर बारिश होता ही नहीं, कहीं पर बारिश होता है, कहीं पर कोल्ड डेजर्ट है, कहीं पर आपका समुद्र किनारे बसा हुआ केरल है।
तो ये जमीन का अप एंड डाउन होना, कहीं पर हॉट है कहीं पर कोल्ड है, वो क्या बताता है, जियोग्राफिकल फैक्टर बताता है। यही तो हम लोग पढ़े आज के बारे में कि लद्दाख में कैसा होता है और केरल में, क्योंकि एक आपका नॉर्थ पार्ट में है एक आपका सदर्न पार्ट में है, दोनों का लाइफ स्टाइल, दोनों का खान पान, दोनों का ऑक्यूपेशन और दोनों का जो कपड़े पहन के स्टाइल होता है वो भी अलग होता है। यही इंडिया में होता है डाइवर्सिटी, और इस डाइवर्सिटी में हम लोग क्या है, एक है। तो ये क्लास आज स्टूडेंट ये तो रखते हैं हम लोगों ने आज पढ़ा 2 केस इंडिया का। अब लास्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग इतना डाइवर्सिटी है फिर भी एक है, ये एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ सब टॉपिक, इसको करेंगे हम लोग पार्ट 4 में कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज क्लास हम लोग यही रखते हैं, 2 केस हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, लद्दाख के बारे में और केरल के बारे में। क्वेश्चन याद रखिएगा स्टूडेंट, यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है। छोटा तिब्बत किसको बोलते हैं, लद्दाख को बोलते हैं। केसर सागा क्या है कि इंपॉर्टेंट नेशनल एपिक है, कहाँ का, तिब्बत का। देख रहे हैं सैन थॉमस से पहले कहाँ आया, तो केरल में आया। तो यही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है स्टूडेंट। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो मेरा 3 बात याद रखिएगा हमेशा, जो आपको बहुत काम आएगा। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब एक सिंपल सी बात है, जो आपको बेस को आपको बिल्ड करेगा, जो बेस को मजबूत करेगा। 3 बात याद रखिएगा जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो याद करना है इसके डेफिनेशन को। आखिर डाइवर्सिटी क्या है, तो डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं कि सारे में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हम लोग में क्या है, एक विभिन्नता है, हम सभी अलग अलग है, फिर भी हम लोग क्या है, एक है। ये हो गया इसका क्या, डेफिनेशन। अब टर्म की बात करते हैं तो डिफरेंसेस कैसे कैसे आपके आते हैं, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, क्लोथ के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया टर्म। और एनसीईआरटी पढ़ने का तीसरा अप्रोच जो आपका है वो है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एक एक लाइन से पढ़ना। अभी हम कैसे जाने, केसर सागा एक ग्रंथ तिब्बत का, ये कहां से निकला, ये क्वेश्चन जब रीड कीजिएगा एनसीईआरटी बुक में तो वो चीज मिलेगा। वो चीज क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्या, कूट कूट क्वेश्चन, या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, या फिर कथन वाइज क्वेश्चन। ए सही है कि बी सही है, बी का सही व्याख्या ए है कि नहीं, यही सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कोई पेज का बन जाएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाएगा, कथन वाइज क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास यहीं पर रखते हैं। अगर किसी तरह कोई दिक्कत आपका अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। हम लोग मिलते हैं इसके हम लोग पार्ट 4 में, लास्ट टॉपिक है। और आप सभी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिशियल सभी को मिले, चाहे वो किसी की तैयारी कर रहे हैं। एक बात रखिएगा स्टूडेंट, अपने हौसले को कभी पस्त होने मत दीजिएगा। याद रखिएगा अगर कोई स्टूडेंट को आज सफलता मिल रही है तो कल मिलेगा भी फेलियर मिलेगा, कंफर्म है। अगर किसी स्टूडेंट को आज मिल रहा है फेलियर तो याद रखिएगा ये दिन दूर नहीं कि सक्सेस भी आपको मिलेगी। बस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना, हम लोगों को भी पॉजिटिव रहना है, कभी भी माइंड में नेगेटिव थिंकिंग को अपने पर हावी नहीं होने देना है। ये दिन दूर नहीं कि कामयाबी भी आपकी कदम चूमेगी। बस अपने लक्ष्य पर, अपने एम पर, अपने पर्पस पर आप एक अडिग तौर पर चलते रहिए, कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं इसके हम लोग पार्ट 4 में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तब तक आप लोग टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।